ओके, तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है इंटरग्लोब एविएशन के बारे में, जो कि एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं हमारे वेबसाइट पर द बीज माइंड्स। आप यहाँ पे गूगल पे द बीज माइंड सर्च करके वेबसाइट पर आ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे सर्च में इंडिगो भी सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, अगर आपको ये फ्रंट पेज पे नहीं दिख रहा। तो ये एक ऐड आई है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ओके, हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है ये भी हम पढ़ेंगे एंड बाद में थोड़े से इंडिगो के फाइनेंशियल्स भी हम चेक करने वाले हैं। तो क्या हुआ है कि इंडिगो ने अपने टिकट प्राइस रेज किए हैं, बढ़ाए हैं। तो क्यों बढ़ाए हैं? क्योंकि उसका जो फ्यूल रहता है, जिसे एटीएफ बोला जाता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो उसकी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। लास्ट कुछ दिनों पहले भी उसमें प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी। तो जो फ्यूल सरचार्ज है, जो कि नया प्राइस टिकट में ऐड किया जाएगा, उसे फ्यूल सरचार्ज नाम दिया गया है एंड ये किलोमीटर के हिसाब से ऐड किया जाएगा। यानी कि 6 अक्टूबर से ये सरचार्ज लागू हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 to 500 किलोमीटर के लिए 300 रुपीज़ के फ्यूल चार्जेस कस्टमर की तरफ से लिए जाएंगे, यानी कि टिकट में ऐड किए जाएंगे। उसके बाद 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 400, उसी हिसाब से 2500 किलोमीटर तक 650, 3500 किलोमीटर तक 800 एंड 3500 किलोमीटर से अगर ज़्यादा दूरी रहेगी आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा रुपीज़ अभी देने पड़ेंगे टिकट्स में, आपके एयरलाइन के टिकट में। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो इससे किसको फायदा है? इसको एब्सोल्युटली कंपनी को फायदा है, इंटरग्लोब एविएशन को फायदा है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, हो सकता है कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि जितना उनका खर्चा होता है उसमें से 40 to 50% हिस्सा सिर्फ फ्यूल पे खर्च होता है। तो इससे उनका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा एंड उसके अलावा गवर्नमेंट वैट भी लगाती है इस फ्यूल पे, तो मतलब टैक्सेस भी लगते हैं। तो ये जो टिकट की प्राइसिंग बढ़ी हुई है, तो उससे कंपनी को फायदा होता है। कस्टमर्स के लिए जो बात बैड होती है, निगेटिव रहती है, वही बात कंपनी के लिए अच्छी रहती है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कंपनी के हिसाब से सोचना चाहिए। तो कंपनी का फायदा इसमें होने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट शेयर कितना है? हमारे टोटल इंडिया के टोटल एयरलाइंस में 63% अभी इंटरग्लोब एविएशन के पास है। तो प्राइस हाइक की वजह से इंडिगो के शेयर में चेंजेस हुए हैं, शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है। 6 अक्टूबर को ये स्टॉक ओपन हुआ था 2555 पे, जो कि एक गैप अप था एंड स्टॉक उसके लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग से अच्छा खासा गैप अप हुआ एंड बाद में क्लोज हुआ 2535 रुपीज़ पर। तो ओवरऑल 2.5% की उस शेयर में रैली देखने को मिली। शेयर आधे 2.5% से ऊपर बढ़ गया। तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं इंटरग्लोब एविएशन के फाइनेंशियल्स। मैंने यहाँ पे स्क्रीनर ऑलरेडी ऑन करके रखा है। तो 2536 ये शेयर प्राइस अभी चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइंस ऑपरेटिंग एज लो कॉस्ट कैरियर, 86 डेस्टिनेशन, 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। अच्छा, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से याद आया, करेंसी का कम ज़्यादा होना है। इंडियन करेंसी जब भी वीक होती है तब भी इनको मतलब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इनके कमाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे हमारी इंडियन करेंसीज कम ज़्यादा होगी, वैसे ही इनके प्रॉफिट में भी असर पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। लो फेयर्स, ऑन टाइम फ्लाइट्स। तो इंडिया में अभी के टाइम में एयरलाइंस में सबसे अच्छा काम करने वाली सिर्फ यही एक कंपनी है, जिसके पास 262 एयरक्राफ्ट है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो, 97,755 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस तो आपने देख ली 2536, हाई 2746 का है। फेस वैल्यू 10 की है। तो इस स्टॉक में आप स्प्लिट की आशा रख सकते हो, देना न देना कंपनी के उनके माइंड पर है। तो चार्ट को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन एयरलाइंस में नंबर 1 की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ही है। उसके बाद मार्केट कैप से स्पाइस जेट आता है, लेकिन आप यहाँ पे मार्केट कैप देखिए जरा। स्पाइस जेट का मार्केट कैप है 2461 करोड़, यानी कि सिर्फ 2500 करोड़ की अप्रोक्स एक कंपनी है। लेकिन ये कंपनी है 97,755 करोड़ की, यानी कि अप्रोक्स 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
इंटरग्लोब एविएशन ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड उसके बाद जो बाकी के सारे प्लेयर्स है वो बहुत छोटे हैं एंड बहुत छोटे लेवल पर काम करते हैं। तो ये था पेयर कंपैरिजन। तो सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब वैसे तो प्लेन के सेक्टर में ज़्यादा कोई बिजनेस नहीं करता एयरलाइंस में, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एंड प्रॉफिट कितना आएगा क्या आएगा, मतलब बहुत सारे चीज़ों पर ये डिपेंड रहता है, फ्यूल प्राइसेस और फिर बाकी करेंसी, ग्लोबल करेंसीज, इंडियन करेंसीज एंड बाकी देश के बीच के मैटर्स, इन सब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एयरलाइंस पे पड़ता है। कोरोना के टाइम में तो सब कुछ बंद था, तो वो भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये नेट प्रॉफिट आप देखो, मार्च 2021 के क्वार्टर में लॉस, ठीक है, दिसंबर 2021 में 128 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से 1680 का लॉस, फिर से 1585 का लॉस, ठीक है। तो ये इतनी वोलेटिल कंपनी रहती है कि मतलब कुछ भी अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो सीधा इनके बिजनेस पे असर पड़ता है। अब यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हो, रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कभी लॉस आ जाता है, कभी प्रॉफिट आ जाता है, कभी प्रॉफिट आ जाता है, और बाय द वे वो बाद में लॉस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी मतलब इतनी ज़्यादा वोलेटिल कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो ये खुद आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। आप यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हो। 2015 में 304 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 कोरोना वाला 248 लॉस था, 248 करोड़। उसके बाद 5830 करोड़ का लॉस। उसके बाद कंटिन्यूसली 22 में भी लॉस, 23 में भी लॉस, एंड अभी शायद कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा सकती है, देखते हैं। यहाँ पे तो अभी लास्ट कुछ मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन एयरलाइंस में मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत वोलाटाइल सेक्टर है। रिजल्ट्स देख सकते हो आप, कंटिन्यूसली बढ़ते हैं एंड बाद में अचानक से ये लॉस में कन्वर्ट हो गए। कब से कन्वर्ट हुए लॉस में? मार्च 2020 के बाद से, यानी कि कोविड के बाद में से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो इतने भी ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब बहुत वो ज़्यादा वोलाटाइल है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कितनी वोलाटाइल कंपनी में आपको जाना है या नहीं जाना। एफआईआई है 19%, डीआई है 10.37%, गवर्नमेंट 0.07%, पब्लिक सिर्फ 2%, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत कम बनते हैं। ये नंबर 1 टॉप की सेक्टर की भी कंपनी रही, फिर भी सेक्टर ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, कुछ भी हो जाएगा तो इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये दो देशों के बीच में की बात है, तो बहुत सारे चीज़ें होती है जो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जाना है नहीं जाना। मैं तो ऐसे स्टॉक से अभी के लिए दूर रहता हूँ, मैं पूरे सेक्टर से दूर रहता हूँ एयरलाइंस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इससे अच्छे बहुत सारे कंपनी स्टॉक रहते हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है, खुद का ओपिनियन है। आपको क्या करना है ये आपकी मर्जी है, या आपको खुद डिसाइड कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।